समझने की कोशिश करिएगा। कुछ ऐसी स्थितियां मिल रही थी। देखिए ये क्या था हमारा बाबू, ORI। याद रखिए सभी लोग, ORI को किसने बनाया था? टोपोआइसोमेरेज ने। ठीक है, इसी ORI से अंदर कौन घुसा था? हेलिकेज। और इस हेलिकेज ने किसको तोड़ा था? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा था। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को जब तोड़ दिया तो डीएनए का धागा क्या हो रहा है? खुल गया, अलग हो गया। और जब अलग हुआ तो हमने इसको भी नाम दे दिया क्या? टेम्पलेट। और इसको भी नाम दे दिया क्या? टेम्पलेट। अब टेम्पलेट काहे दिया? तो टेम्पलेट से संबंधित एक नोट बना करके लिख लीजिएगा कि टेम्पलेट रज्जु उस रज्जु को कहा जाता है, टेम्पलेट स्टैंड उस स्टैंड को कहा जाता है जिस पर डीएनए का नया न्यूक्लियोटाइड बनने वाला है, जिस पर डीएनए का नया धागा बनने वाला है, उसी दोनों धागे को नाम दिया जाता है क्या? टेम्पलेट रज्जु या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, यहां तक की कहानी। उसके बाद फिर बताया था आपको कि भाई इसका नंबरिंग आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये हिस्सा हमारा 5' है तो ये क्या होगा? 3'। फिर ये वाला कहां गया? ये 5' तो ये हो जाएगा 3', ये हो जाएगा क्या? 5'। इसकी काउंटिंग ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नया धागा बनेगा वो नया रज्जू कहां से कहां तक बनेगा? 5' to 3' बनेगा। अब ध्यान से समझना, देखो पहले किस पर बनाते हैं वो देखिएगा। इस 3 वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 3 वाला इधर तक तो अभी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहां की बात करते हैं। देखो तो ये नया धागा मैं बना रहा हूं, क्या सही बन रहा है? क्या इसी दिशा में बनेगा नया धागा? सही है एकदम। काहे सही है? क्योंकि ये वाला धागा देखो क्या है? 3'। तो जो नया धागा बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे 5'। ये वाला हिस्सा क्या होगा इसका? सही डायरेक्शन में जा रहा है ना? चलो ये आगे बढ़ता जाएगा कहानी इसका लेकर के। ये नया धागा बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, जहां तक खुला रहेगा वहां तक बनता जाएगा। यहां पे हेलिकेज भी मिल रहा है, देखो यहां हेलिकेज भी है। ये हेलिकेज क्या करता जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलता जा रहा है। ये धागा खुलता जाएगा, पीछे से नया धागा बनता जाएगा। बात समझ में आया? चलो इस अपोजिट वाले धागे की बात करते हैं। यही कहानी समझने में परेशानी होगी, देखिएगा। अब यहां पे क्या है देखो तो जरा, ये तो काम खत्म हो गया इसका। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कौन सा है ये ऊपर वाला? 5'। तो ये क्या हो जाएगा? 3' और ये हो जाएगा 5'। ठीक है, और ये जो नया वाला आ रहा है ये हो गया 3', 5' to 3'। ठीक है, अब इस ऊपर वाले धागे की अगर बात करो, इस पे भी क्या नया धागा बनेगा ना? ठीक है, अब इसमें नया धागा देखो तो इधर से बनाए क्या? इधर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो ये क्या है? 5'। तो ये कटा हुआ भाग क्या होगा इसका? 3'। ये वाला भाग क्या हो जाएगा? 5'। इसी का अपोजिट देख लो क्या मिल रहा है? 3'। पहले ही मैंने नेमिंग करना सिखाया था कि अगर डीएनए है, ठीक है, ये 5 है, ये क्या है? 3 है, तो ये क्या होगा? 5, ये क्या होगा? 3। अब बीच से अगर काटना पड़ गया तो ये 3 के बाद ये क्या हो जाएगा? 5', ये क्या हो जाएगा? 3'। देखो मिला के देख लेना, सही है ना सब कुछ? तो ये नेमिंग करना आना चाहिए। वैसे ही ये अगर बीच में यहाँ पे कटा हुआ है, एक सिरा 5' तो दूसरा 3'। अब ये 5 लिखे कि 3 लिखे, अगर कंफ्यूजन है तो इसका दूसरा हिस्सा चेक कर लो। इधर 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 5' होगा। अब सोचो बाबू कि यदि मैं यहाँ से नया धागा बनाना शुरू करूं इसका, तो नया धागा का देखो जरा कंडीशन क्या बनेगा? 3' to 5' बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नया धागा कैसे बनता है? 5' to 3' बनता है ना? चलो तो यहां से तो ऐसे नहीं बनेगा, यहां से ऐसे नहीं बनेगा, तब कहां से बनाना पड़ेगा? इधर से बनाना पड़ेगा। चलो तो यहां से नया धागा बनना शुरू हो गया। अब यहाँ 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 5' का हो जाएगा 3'। ठीक है, नया धागा आगे जाकर के बना, फिर आगे जाकर के मान लीजिए कि ये बन गया पूरा। ठीक है, यहाँ 5' ये क्या हो गया?
3 डैश, नया धागा बन गया। ये कौन है? हरा वाला हेलिकेज है। कौन है ये? हेलिकेज। फिर हेलिकेज क्या करेगा? और आगे बढ़ेगा क्या? चलो यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। यहां तक हमारे नए धागे बने हुए। 5 तो ये क्या होगा? 3, ये 5 आगे 3, फिर ये 5 तो ये क्या हो जाएगा? 3, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, यहां पे हेलिकेज मिल रहा था हमारा। उसके बाद ये नया धागा इधर से इधर गया है, देखो इसके तरफ एरो रखा है हमने, और ये वाला कहां आया? इधर की तरफ आया, तो इसके तरफ एरो दिखा देते हैं। ठीक है, अब हेलिकेज क्या कर रहा है कि और आगे बढ़ गया हेलिकेज, तो और आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये हिस्सा और खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? ये भी खुल जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा करके यहां पहुंचा देते हैं हम 5 डैश, इसको उठा करके 3 डैश यहां पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब सोचो, क्या ये धागा, ये वाला जो बना था पहले, इसको कोई समस्या होगी क्या बनने में आगे? सोच समझ के बताइएगा, कोई समस्या होगी आगे बनने में? कोई समस्या नहीं है। कारण इसलिए नहीं है क्योंकि ये 5 डैश से शुरू हुआ था और अभी भी कहां जा रहा है? 3 डैश के तरफ ही जा रहा है। ठीक है, इसको जरा ऊपर वाले को जरा देखो तो, समस्या होगा कि नहीं होगा? अब ये यहां से आगे कैसे जाएगा? क्योंकि जब ये यहां से आगे जाएगा तो ये उल्टा डायरेक्शन में जाने लगा। देखो तो, ये 5 है, उधर उसका 3 है, तो ये उधर गया था ना, ये 5 डैश टू कहां जाएगा? 3 डैश। अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा ना। इसके लिए देखो, ये नीचे वाले के लिए ये डायरेक्शन सही था, एरो दिया था हमने, और ये ऊपर वाला जो बना है इसके लिए ये वाला डायरेक्शन सही था, तब हमने इसको इधर दिया था। अब नया धागा जो और आगे बनाना है, ये पुराना वाला धागा और खुल गया, और खुल गया, तो अब ऐसे ना जाएगा जी, कभी भी ऐसे तो नहीं जा सकता है, तो नहीं जाएगा तो क्या करेगा? ये अब धागा यहां तक खुला है ना, अब क्या होगा? तो फिर से यहां से बनाना शुरू करेगा, क्योंकि ये 3 है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 डैश हो जाएगा। फिर यहां से नया धागा बनाएगा बनाएगा बनाएगा, फिर 3 डैश पे जाकर के, मतलब जहां रुकेगा वो क्या हो जाएगा? इसका 3 डैश। फिर हो गया यहां तक, ये तो आगे बढ़ जाएगा यहीं से, इसको कोई समस्या नहीं है। इसका 3 डैश उठा के यहां से यहां लिख देते हैं आगे। ठीक है, ये आगे, इसमें क्या समझ में आ रहा है बाबू कि एक धागा इसका कंटिन्यू बनता जाएगा, और एक धागा क्या बनेगा? रुक रुक के बनेगा। कैसे रुक के बनेगा? कि हेलिकेज यहां से यहां तक आ गया है, अब देखो। ठीक है, अब जैसे ही हेलिकेज क्या करेगा? आगे और धागे को खोलेगा, और खोल देते हैं धागा इसको, चलो ऐसे खुल गया। ठीक है, तो जब खुल जाएगा तो क्या होगा भाई? इस 5 को यहां से यहां पहुंचा दें, 3 को यहां से यहां पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? वापस ये वाला धागा फिर से कहां चल देगा? 5 डैश टू 3 डैश, इसी को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब इसका 3 डैश वापस यहां पर आ गया, ये तो कंटिन्यू बनता जा रहा है, लेकिन तो अब तो यहीं पे रुका हुआ था ये। अब यहां से क्या ये ऐसे जाएगा कि इसको इधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा। फिर क्या करेगा? यहीं पे काम रोक देगा ये, फिर वापस यहां से कहानी शुरू करेगा अपनी। फिर से इधर से 5 डैश से कहां बनाएगा? 3 डैश की तरफ बनाएगा। ठीक है, कुल मिला जुला करके आपको इतना समझाना था कि टेम्पलेट तो दोनों के दोनों हैं। ठीक है, लेकिन एक टेम्पलेट ऐसा दिखा हमको जिसमें डीएनए का धागा जो बन रहा है नया वाला, वो कैसा बन रहा है? रुक रुक के बन रहा है। ठीक है, और डीएनए का एक टेम्पलेट ऐसा है जिस पर नया धागा लगातार बन रहा है। बात समझ में आया? तो डीएनए का वो धागा, यानी कि वो टेम्पलेट धागा जिस पर नया डीएनए क्या बने? लगातार बने, ऐसे टेम्पलेट को कहा जाता है बबुआ सतत रज्जु, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। वो टेम्पलेट जिस पर नया धागा क्या बन रहा है? रुक रुक करके बन रहा है, इस धागे को कहा जाता है, इस टेम्पलेट को नाम दिया जाता है और सतत रज्जु, नॉन कॉन्टिन्यूअस
स्ट्रैंड। अच्छा, एक पर लगातार बना, दूसरे पर रुक रुक के बना, इसके पीछे का कहानी समझ में आया? तो आए भाई, क्योंकि डायरेक्शन मायने रखता है भाई। जब बनेगा तो ये कैसे बनेगा, 5' to 3' बनेगा। एक तो डायरेक्शन मिल रहा था, दूसरा डायरेक्शन बार बार गड़बड़ा जा रहा था, तो बार बार वो क्या कर रहा था, रोक रहा था, बना रहा था, रोक रहा था, बना रहा था, जिसकी वजह से नए धागे के बीच में देखो कुछ गैपिंग मिलने लगे। ये नया धागा अभी जोड़ना पड़ेगा इनको ला करके, क्योंकि बीच में क्या है, टूटे हुए हैं, बीच में इनकी संधियां दिख रही है, उन संधियों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा हमें। कौन जोड़ेगा बाद में देखेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे डीएनए का नया धागा जो बना वो रुक रुक के बना, तो रुक रुक के बना, तो इस पुराने वाले को जिसको हमने टेम्पलेट बोला था, इसी टेम्पलेट को नाम दे देंगे क्या, असतत रज्जु। एक को नाम दिया सतत, मतलब कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जिस पर नया धागा लगातार बनेगा। एक को बोलेंगे नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है, और सतत रज्जु जिस पर धागा लगातार नहीं बनेगा। यही बात तो कहा था पढ़ने के लिए आपको, बात समझे? ठीक है, इसी के साथ लगे हाथ एक और चीज देख लो। इस पर क्या दिख रहा है भाई, खंड खंड दिख रहा है हमको। ये हो जाएगा 3', ये हो जाएगा 5', फिर हो जाएगा 3'। हर बार क्या होगा, इधर से 5' से 3' की तरफ बन रहा है, देखो हो रहा है ना, ठीक है। तो इस पर क्या दिख रहा है, देखो तो जरा, खंड दिख रहा है क्या, ये एक खंड यहां दिख रहा, फिर एक खंड यहां। अब सोचो कि इससे आगे ऐसे नहीं जा सकता, कारण क्योंकि यहां पे क्या है, ORI है ना, इससे आगे जाने में इसको समस्या है। और हेलिकेज भी इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर से ही नया धागा बनाना पड़ेगा। तो ये हर जगह पे देखो इसका खंड दिखाई दे रहा है, जो कि टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। कहां पे लिखे हैं, यहां लिख देते हैं। इन खंड को नाम दिया जाता है ओकाजाकी सेगमेंट। किसको हंसी आया जी, आए? ओकाजाकी खंड बोलते हैं इसको। वो जी सवाल आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में ना कि ओकाजाकी खंड का है, वो दिन आप चिपोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ गई? फिर क्या नजर आया कि सर जो असतत रज्जु था, इस असतत रज्जु पे तो डीएनए के खंड खंड बन चुके हैं, डीएनए के टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं हमको। इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं बाबू, ओकाजाकी सेगमेंट बोलते हैं, या तो ओकाजाकी खंड बोलते हैं। मिटा दे। हाँ, काहे नहीं खत्म होगा? अरे वो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, वहां से रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, अंत में ये पूरे दोनों धागे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देखो एक साथ में हम क्या दिखा देते हैं आपको समझाने के क्रम में, क्या दिखा देते हैं कि ये डीएनए का दोनों धागा अलग हो गया। इतना आसान नहीं है कि अचानक से अलग हो जाएगा, नहीं, ये धीरे धीरे हेलिकेज अंदर क्या करता जाएगा, इनको अलग करता जाएगा, और उसी के पीछे डीएनए पॉलीमरेज क्या करता जाएगा, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा। एक तो कंटिन्यूअस बनता जाएगा और एक क्या होगा, बनेगा, फिर रुक के बनेगा, फिर रुक के बनेगा। तो ये बनता जाएगा कहानी, ये हेलिकेज खोलता जाएगा, नया धागा बनता जाएगा, अंत में फाइनली सब कुछ खुल जाएगा, नया नया धागा बन जाएगा। तो कुछ ऐसा स्थिति देखने को मिलेगा कि एक तो धागा हमको, एक मेरा जो डीएनए होगा वो पूरा बराबर दिख रहा है, और एक जो डीएनए बना है वो खंड में दिख रहा है। तो इन खंडों को क्या नाम दे दिया, ओकाजाकी खंड या सेगमेंट बोला। अब सवाल है कि इनको नहीं जोड़ेंगे अगर इसके बीच में ऐसे, तब तो फिर हमारा डीएनए खराब हो गया, ठीक है। तो जोड़ना पड़ेगा इनको आगे, देखिएगा आगे, सतत और असतत में क्लियर रहिएगा। लिखना होगा घर पे जाके आराम से लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा। सतत रज्जु किसको कहते हैं और असतत पढ़ के देखा था एनसीईआरटी, तो वहां पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। दिखाना जरा एनसीईआरटी दिखाना, कहां पे है मुझे पता नहीं, बस सतत और असतत कहां पे देख के बताओ। लाई अब पढ़ेंगे तो काहे नहीं समझ में आएगा, जरा देखें हम भी। देखो क्या है, वही बस लाइन पढ़ रहे हैं ना, आप ही की लाइन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम ऊपर वाले पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। यानी कि जो डीएनए का नया धागा बनाना है वो अच्छे तरीके से बनाना है, तो किसका सहायता लेना पड़ेगा, एंजाइम का। मुख्य एंजाइम किसका नाम दे रखा है, डीएनए पॉलीमरेज, इसके साथ कुछ अन्य एंजाइम भी आएंगे। अन्य में जैसे आपका टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज, इन सब का जिक्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लंबे डीएनए अणुओं के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक नहीं होते हैं,
हमने भी क्या बताया कि दोनों धागे एक साथ अलग नहीं होते, वो धीरे धीरे अलग होते जाते हैं, उन पर नया धागा बनता जाता है, क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उतना अधिक ऊर्जा नहीं है अपने पास। प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडलिनी छोटे छोटे भाग में खुलते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा खुलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा नया धागा बनता जाएगा, जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। मतलब कि प्रतिकृति कहते हैं सीधा सीधा इसको। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5' से 3' में होता है। अब ये बहुलकन का मतलब क्या होता है? बहुलक बनना, ठीक है। छोटे छोटे खंड को यदि जोड़ते जाओगे मतलब कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएंगे तो वो क्या बनता जाएगा? बहुलक बनता जाएगा, वही बात है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है, फलस्वरूप 3' to 5' टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता है, जबकि दूसरी लड़ी कौन सा 3' to 5' ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है। तो ये बात किसकी कर रहा है? उस पुराने वाले धागे की कर रहा है, इन टेम्पलेट की बात कर रहा है ये, इस टेम्पलेट की और एक दूसरे टेम्पलेट की। भाई इनमें से एक क्या होगा? 3' to 5' होगा, दूसरा क्या होगा? 5' to 3'। ठीक है, समस्या किस पर है तनिक बताओ तो। मान लिया जाए कि यहां पर हमने ORI क्षेत्र बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये हो गया क्या हमारा ORI, ठीक है। तो ये क्या है भाई? 3' है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे तो लगातार बनता चला जाएगा, क्या नहीं बनेगा? अरे बुड़बक देखो 5' to 3'। कहाँ है 5' होगा? अरे ये वाला धागा देखो ना जी, ठीक है, तो लिखे अरे बुड़बक देखो तो ये 5' है, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? तो मोड़ा था तो ऐसे क्रॉस था ना, मैंने गलती नहीं किया था, याद देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई कि 3' to 5' इस पुराने वाले धागे की बात कर रहा है कि 3' to 5' है, ठीक है। तो एक जब 3' to 5' है तो इसमें नया धागा क्या बनेगा? 5' to 3'। और दूसरा जो 3' to 5' है, देखो हमेशा अगर आपसे पूछा जाए एक सवाल, देखो यहां से घुमा के पूछता है कि टेम्पलेट रज्जू पर, ए बबुआ देखो इधर देखो, कि टेम्पलेट रज्जू में डायरेक्शन क्या बनता है जब नया धागा बनाया जाता है? तो टेम्पलेट रज्जू का हमेशा डायरेक्शन क्या दिखाई देगा? 3' to 5'। नहीं विश्वास है तो यहां चेक करो, नया धागा बना है ऊपर वाला, कौन से डायरेक्शन में? 5' to, इसका टेम्पलेट तनिक चेक करो तो क्या था? 3 to 5, है ना। इसको आगे देखो, इस पर धागा कैसा बनेगा? ऐसे ही बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है तो नया वाला क्या होगा? 5, ये क्या हो जाएगा? 3। तो ये 5 to 3 तो नया वाला बना, लेकिन अपोजिट का तनिक चेक करो तो क्या था? 3 to 5। तो हमेशा जो टेम्पलेट रज्जू होगा, डायरेक्शन जो होगा टेम्पलेट का, वो क्या होगा? 3' to 5'। अब आगे देखो किताब में दोनों जगह पे क्या दे रखा है? 3' to 5' दिया है ना। ये देखो क्या कह रहा है कि यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। भाई किसी एक धागे पर क्या पैदा होगा? जटिलता पैदा होगा, दिक्कत पैदा होगी, जिसके फलस्वरूप 3' to 5' ध्रुवता वाली टेम्पलेट पर लड़ी पर प्रतिकृति सतत रहता है। इसमें से एक 3' to 5' की बात कर रहा है। देखो एक 3' to 5' की बात करें कि भाई कुछ कम जटिलता होगी तो ये क्या बनेगा? लगातार बनेगा। इस टेम्पलेट को क्या बोल देंगे? सतत बोल देंगे। दूसरा लाइन क्या है? दूसरी लड़ी 3' to 5'। दूसरा धागा भी क्या है? 3' to 5' ही है। अब इस पर जो होगा ये 5' to 3' नया वाला धागा लगातार नहीं बन पाएगा, हमको भी पता है, जिस कारण से उस रज्जू को क्या कहते हैं? असतत कहते हैं। तत्पश्चात यह असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा आपस में जुड़ता है। वो आगे की कहानी है। लीजिए, इन खंडों को नाम दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप लेकिन याद रखिएगा जरूर। इन खंडों को क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे, अगर ढंग से पढ़ते हैं ना किताब तो बाबू समझ में आता है। अब पता नहीं आप लोग कौन दुनिया से पढ़ लेते हो, समझ में नहीं आता है। कहीं आप पढ़ोगे? अब इतने भी छोटे बच्चे थोड़ी रह गए हैं।
देखो यही तो समझाते हैं ना, इस सब में कितना बढ़िया दिमाग काम करता है ना। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट देना हो अगर किसी को ना, तो उसमें बहुत बढ़िया दिमाग काम करेगा, एकदम फरहर मिजाज एकदम रहता है। अगर हम कुछ पूछ देना उस समय समझ में आता है कि नहीं, एकदम बच्चा वाला स्थिति है। लेकिन ऐसे देखो कॉम्प्लीमेंट देना हो, कोई कमेंट करना हो तो एकदम ऐसा दिमाग काम करेगा कि पूछो ही मत। लेकिन जिस दिन सवाल अपने टॉपिक से हो जाए उस दिन समझ में आता है कि ना सर अभी तो बच्चे हैं ना। चलो आगे देखें, सवाल हम कहां तक पहुंचे बाबू? ओकाजाकी खंड तक पहुंचे। ओकाजाकी खंड या सेगमेंट, ठीक है। ये ओकाजाकी खंड जो है ये कौन से टेम्पलेट पर बना था बउआ? किस पर बना था? असतत पर बना था, नॉन कॉन्टिन्यूअस पर बना था। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में टच किए जाते हैं कि ओकाजाकी खंड कौन से टेम्पलेट पर, कौन से रज्जु पर बना था। तो याद रख लीजिएगा वो टेम्पलेट कौन सा था? असतत था, नॉन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड असतत रज्जु पर बना था। अब ये ओकाजाकी खंड जो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, खंड खंड दिख रहे थे, इन खंड खंड को क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा। इसके बीच में कोई आएगा, इनको चिपकाएगा, जोड़ेगा, एक तरह से ना गोंद की तरह काम करेगा, ग्लू की तरह काम करेगा, समझे? तो वो कौन है जो ग्लू की तरह काम करेगा, आएगा, इनके बीच गोंद की तरह ला करके क्या करेगा? इनको जोड़ेगा। तो याद रखना उसका नाम है डीएनए लाइगेज। हाँ, ये डीएनए लाइगेज को बराबर याद रखिएगा। ये डीएनए लाइगेज और भी कई बार आपके सामने आएगा, इस चैप्टर के अलावा भी कई जगह पे आएगा। कौन? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज करता क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा इसका काम क्या होता है। तो इसका काम है डीएनए के खंड को या टुकड़े को जोड़ना। ये नहीं रहेगा ना तो कभी भी डीएनए का जो टुकड़ा है वो आपस में जुड़ेगा नहीं। चलो क्या खत्म हो गया भाई? प्रतिकृति खत्म, समझे? यानी कि हमने प्रतिकृति करा दिया। डीएनए का ऐसा दो धागा खुला हुआ था, धीरे धीरे आगे खुलता गया, इस पर हमने नया धागा बना दिया। एक पर नया धागा पूरा कंटिन्यू दिख रहा था और एक पर क्या दिखेगा? रुक रुक के दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो रुक रुक के दिखा तो अंत में हमने किसका सहारा लिया? डीएनए लाइगेज का। वो डीएनए लाइगेज आएगा और इनके बीच में क्या कर देगा? ये जो खुला हुआ सा भाग है इसको जोड़ करके सही कर देगा। हो गया मेरा नया धागा बन के रेडी। तो एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया, और यही तो है प्रतिकृति का मतलब। प्रतिकृति का मतलब क्या है कि एक डीएनए से दो डीएनए बना देना। बन गया दोनों का दोनों डीएनए। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए की प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। खत्म हो गया रेप्लिकेशन। कुछ था? नहीं था, बहुत कुछ था। चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रेप्लिकेशन खत्म हो गया। किसी ने नहीं बताया कि मुझे परेशानी है। अब परेशानी नहीं था इसके लिए मैंने लिखवा भी लिया। बाकी हम चेक कर लेंगे किसके साथ परेशानी है, क्या है, क्या लगता है। बातें बंद करें। आइए अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए। बार बार कहते हैं ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए। लैंग्वेज कोई बड़ा चीज नहीं होता है बनाना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, लैंग्वेज बनाने में किसी को समस्या होती है? ऐसे मुंडी तो हिला देते हैं, वो तो लैंग्वेज मिल जाएगा, हम चेक कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज से नहीं, कई दिनों से हम कह रहे हैं कि आज आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आने लगा। वो प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि मैंने लैंग्वेज लिखवा दिया, लिखने को बोल दिया। इतना दिन से तो कहते थे ना कि आप लोग को समस्या है तो हाँ, तो मैंने कभी मना किया? आपने कभी दोबारा पूछा कि सर इसका लैंग्वेज बना के दीजिए? चेक कर लेंगे वो। बाकी चाहे वो हिंदी का लैंग्वेज हो, इंग्लिश का लैंग्वेज हो, जिनको दिक्कत होती है बाकायदा बता के कि हाँ सर इस टॉपिक का लैंग्वेज नहीं बन रहा है, अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। एक लोग ने कभी किसी ने आके नहीं पूछा हमसे,
जबकि हर एक बार हम पूछते हैं, हर एक चैप्टर में पूछते हैं, हर एक बार कहते हैं कि जिनको प्रॉब्लम होगा लैंग्वेज में मिला करिए या क्लास में ही पूछ लिया करिए। हम मना ऐसा तो नहीं होता है कभी मना कर देते। ठीक है, चल अब अनुलेखन का मतलब पहले समझ में आता है सभी को, उसके बाद हम आगे प्रोसेस में चलेंगे। अनुलेखन का मतलब सीधा सीधा कि भाई हमारे पास क्या है, डीएनए है, इतना बहुत सारा है ना, इतना है कि जरूरत पड़ने के बाद हम लोग और डीएनए बना सकते हैं। हाँ जी, तो डीएनए है हमारे पास, आवश्यकता पड़ने पर हम डीएनए से क्या कर सकते हैं, और डीएनए बना सकते हैं। और अभी अभी हमने इसके प्रोसेस को खत्म किया है, क्या वो प्रोसेस, रेप्लिकेशन। और हमारे पास जो डीएनए पड़ा हुआ है, इस डीएनए से बनाने वाले हैं क्या हम लोग, आरएनए। और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या बच्चा, अनुलेखन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्लियर है, एकदम छोटा सा बिंदु कि सर डीएनए से आरएनए बनाएंगे, क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या हमने डीएनए से डीएनए बनाया था, क्या बोला था, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति कराने के लिए कुछ उत्प्रेरक की जरूरत पड़ी थी क्या, एस्टिमुलेटर आए थे क्या, एस्टिमुलेटर, उत्प्रेरक माने जो उस काम को करवा रहा है ना, और काम को कराने वाले कौन थे वहां पे, एंजाइम। याद आया कि नहीं आया, अरे टोपोआइसोमेरेज क्या था, एंजाइम था, हेलिकेज क्या था, एंजाइम था, डीएनए पॉलीमरेज क्या था, एंजाइम था, डीएनए लाइगेज क्या था, एंजाइम था। तो ये सारे क्या कर रहे थे, उस काम को करने में मदद कर रहे थे। या जो भी कोई किसी काम में मदद करता है उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, या तो एस्टिमुलेटर कहते हैं। वो उस काम को एस्टिमुलेट कर रहा है, करवा रहा है। ठीक है, तो जैसे डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक के रूप में कौन आए थे, एंजाइम। कितने एंजाइम आपने देखे थे, लगभग 4 एंजाइम। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कहानी किसकी होगी, डीएनए से आरएनए बनाने की होगी। कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि डीएनए से हमें क्या बनाना है, आरएनए, तो इस आरएनए को बनाने के लिए जो प्रोसेस है, सीधा सीधा बोला कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन। तो वही बात की ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एस्टिमुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उन एस्टिमुलेटर्स की अगर बात करें तो वो कौन होंगे, तो वापस से कौन होंगे बच्चा, एंजाइम होंगे। एक छोटा सा कहानी समझ में आया कि डीएनए से आरएनए बनाएंगे, उस प्रोसेस को नाम देंगे अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। ठीक है, उसको कराने के लिए बीच में कोई ना कोई एंजाइम आएगा, उन एंजाइम्स को क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे, एस्टिमुलेटर कह देंगे। डन, चलो मिटा दें। देखिए डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए से क्या बनाने वाले हम लोग, आरएनए। बातें नहीं करिए। और ये आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे पास आरएनए हैं। आरआरएनए को कहते हैं बच्चा हम लोग राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, आर माने राइबोसोमल। ठीक है, हिंदी में भी कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। एम को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, हिंदी में कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। टी को कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, हिंदी में कहते हैं इसको अंतरण। तीनों नाम क्लियर। डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनाएंगे, और कितने प्रकार के आरएनए बनाने वाले हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, अब सवाल की सर यहां से जैसे ही हम आरएनए बना रहे हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, ट्रांसक्रिप्शन कहला रही है। अब यहाँ पे अभी अभी जस्ट बात किया था हमने किसका, एस्टिमुलेटर का, कि कोई ना कोई क्या आएगा, उत्प्रेरक आएगा। वो उत्प्रेरक कौन हो सकता है, तो कौन हो सकता है भाई, एक एंजाइम हो सकता है, या एक से ज्यादा एंजाइम हो सकते हैं।
ठीक है। जो मुख्य एंजाइम आने वाला है उस मुख्य एंजाइम का नाम याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज। याद रह जाएगा, जैसे डीएनए पॉलीमरेज वैसे आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करवाता है? डीएनए से डीएनए बनवाने में मदद करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए से आरएनए बनवाने में मदद करेगा। बाद में बात करेंगे कि ये आरएनए पॉलीमरेज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, वो लिखवा देंगे आपको, ठीक है। फिलहाल ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करवाएगा? डीएनए से आरएनए बनवाएगा। डन। एक एक करके हम क्या करने वाले हैं? एक एक आरएनए को समझने वाले हैं। पहले राइबोसोमल आरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। लिखना किस नहीं है इसमें? देखिए, सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए, इसका मतलब कौन सा आरएनए? आरएनए, ठीक है। अब आरएनए का काम क्या होता है बाबू? तो सीधा सीधा याद रखना कि यही वो आरएनए है जो किसका निर्माण करेगा? आरएनए जो निर्माण करेगा किसका? राइबोसोम का, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोम सभी ने देखा है ना कि राइबोसोम क्या है? एक ऐसी इकाई है जो दो छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। एक इसमें होती है छोटी इकाई और एक होती है बड़ी इकाई, यानी कि ये एक गुड़िया की तरह दिखाई देती है, ठीक है, गुड्डे की तरह दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं प्रोटीन की संरचना होती है और दूसरी किसकी संरचना होती है? आरएनए की। यानी कि इस राइबोसोम में दो चीज है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है आरएनए। इन दोनों से मिलकर के बना है कौन? राइबोसोम। ये राइबोसोम एक गुड्डे की तरह दिखाई देता है। ये दो इकाइयों से मिलकर के बना होता है। एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और एक लार्जेस्ट यूनिट बोलते हैं। एक छोटी इकाई, दूसरी बड़ी इकाई, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन? राइबोसोम, ठीक है। यहां तक की बात। चलो, अब आपको ये भी बात पता होगा कि राइबोसोम जो होते हैं अकॉर्डिंग टू कोशिका के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? दो प्रकार के होते हैं। कारण कि कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं यहां पे देखिएगा, एक को कह देते हैं कि यूकैरियोटिक है, ये मान लिया जाए कि यूकैरियोटिक का राइबोसोम है और ये जो है प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम है। अब इतना तो बखूबी याद होगा आपको थोड़ा बहुत कि जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम मिलता है इसको कहा जाता है बच्चा 70S राइबोसोम। जिनको नहीं भी याद है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि वो राइबोसोम जो कौन सी कोशिका में मिलेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलने वाले राइबोसोम को क्या बोलते हैं? 70S राइबोसोम, ठीक है। ये मिल रहा है यूकैरियोटिक की कोशिका में, तो यूकैरियोटिक की कोशिका में जो राइबोसोम मिलता है उसको क्या बोलते हैं? 80S राइबोसोम, ठीक है। ये एस की कहानी किन किन को नहीं पता है? और कोई? ये एस क्या है? डाउन करिए, सीधा सीधा समझिएगा। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है अवसादन इकाई। एस माने अवसादन इकाई, ठीक है। और अवसादन मतलब होता है कि कोई चीज यदि किसी पानी में या किसी तरल में घुला हुआ है, ठीक है, अब वो कितने समय के बाद नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। अगर वो जाकर के पेंदी में बैठ गया तो वो क्या हो जाएगा? अवसादन कहलाएगा। आप एक चम्मच मिट्टी ले लो, एक गिलास पानी में घोल दो, पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाएगा क्या? हो जाएगा। कुछ समय लगेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो लगे, उसके बाद जाके गिलास के पानी को देखोगे तो क्या होगा? सारा का सारा मिट्टी नीचे बैठ गया होगा क्या? तो नीचे बैठ गया, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अवसादन कहते हैं, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक थे, कौन सा वैज्ञानिक? कौन सा? स्वेडबर्ग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि इस राइबोसोम को पानी में घोला। सुनो ध्यान से, छोटी सी कहानी है। राइबोसोम को पानी में घोल दिया और एक अपकेंद्रण यंत्र होता है। उस अपकेंद्रण यंत्र में क्या करते हैं? गोल 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 घुमाते हैं, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन घूमता है ना, ठीक वैसे ही। तो टेस्ट ट्यूब लिया, ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर किसको डाल दिया? राइबोसोम को डाल दिया। और क्या डाल दिया अंदर?
पानी के अंदर ऐसे घोल दिया। अब इस मशीन, इसको ट्यूब को उठा करके डाल दिया मशीन में। उस मशीन में जो मशीन गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो उस मशीन को घुमाने का कोई स्पीड होगा ना, ये पंखे कोई स्पीड से घूम रहा होगा, तो वैसे ही इसको एक स्पीड पे घुमाया जाता है। पहला स्पीड होता है 10 RPS, यानी कि 10 राउंड प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 बार घूमेगा। ऐसे ही सबसे पहले इस प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम को उठा करके डाला मशीन में और स्पीड दे दिया क्या, 10 RPS। 10 RPS पे घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया, लेकिन ये अभी भी पानी में घूम रहा था, नीचे पेनी में नहीं बैठा। स्पीड और बढ़ा दिया, क्या कर दिया, 20 RPS, यानी कि अब 1 सेकंड में 20 बार घूमेगा, तब भी पानी में नहीं बैठा। ऐसे करते 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 कितना, 70 RPS पे जब गया, तब जाकर के ये राइबोसोम कहां चला आया, पेनी में चला गया। किसका राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया। अब इसका नाम ATS का पड़ा होगा, पता है ना। चलो कहानी खत्म हो गई, वापस आ जाओ यहाँ पे। जो ये 70S का 2 यूनिट है, एक छोटा इकाई दूसरा बड़ा इकाई। तो छोटे इकाई का जो स्वेड वर्ग इकाई होता है वो होता है 30S और ये होता है 50S। अब इसका मतलब क्या है, तो सर पहले इन दोनों को अलग किया गया, ठीक है, छोटे वाले को अलग और बड़े वाले को अलग, एक एक करके इसको पानी में डाला गया। पहले छोटे वाले को पानी में डाला गया, घुमाया गया, तो 30S लिखा है, तो कौन से स्पीड पे बैठ गया होगा जाके नीचे, 30 के स्पीड पे जाके नीचे इसका अवसादन हो गया होगा। इसका अवसादन 50 पे हुआ होगा, तो ये मत जोड़िएगा कि 50 और 30 सर 80 होता है, वहां तो 70 लिखा है, नहीं जोड़िएगा मत। इनको जब पूरे को एक साथ डालेंगे, दोनों को एक साथ डालेंगे, तब जाके 70 के स्पीड पे नीचे बैठेगा। अलग अलग करके डालेंगे तो छोटा वाला 30 के स्पीड पे बैठेगा नीचे और बड़ा वाला 50 के स्पीड पे। वैसे ही ये पूरे को डालेंगे तो ये कितने के स्पीड पे जाके बैठेगा, 80 के स्पीड पे। और जब इन दोनों को अलग करके पानी में घुमाया जाएगा तो छोटा वाला 40 के स्पीड पे जाके बैठेगा और बड़ा वाला 60 के स्पीड पे बैठेगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा अवसादन की बात कर रहे थे, इसलिए इनका नाम कुछ ऐसे पड़ जाता है। तो ये जो SS की कहानी आ रही है वो क्या है, इनकी अवसादन की स्पीड है, ठीक है बेटा। इसको क्या, ये कहानी बहुत पहले पढ़ाया हुआ, बस रिपीट करा दिया आपको। अब तनिक ध्यान दीजिएगा, चलो ये है आपके प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम, ये हो गया यूकैरियोटिक का राइबोसोम, ठीक है। अब बाहर से जो इनका आवरण है वो कौन है, प्रोटीन है। राइबोसोम में 2 ही चीज होता है, पहला तो प्रोटीन होता है, दूसरा क्या होता है, RNA होता है। राइबोसोम में क्या क्या चीज मिल रहा है, तो प्रोटीन मिल रहा है और प्लस क्या मिल रहा है, RNA मिल रहा है, यही 2 चीज है। अब देखो इस प्रोकैरियोटिक के छोटी इकाई में 1 rRNA होता है, बड़ी इकाई में 2 rRNA होता है। टोटल कितने, 3 rRNA मिल रहे हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम। यूकैरियोटिक पे आते हैं। यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है इसकी छोटी इकाई में मिलता है 1 rRNA और बड़ी इकाई में मिलता है 3 rRNA। याद रहेगा, टोटल कितने हैं, 4 rRNA किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है। अब एक एक का मैं क्या लिखने वाला हूं, अवसादन इकाई लिखने वाला हूं। यानी कि अभी तक अवसादन किसका कराए थे, बड़ी इकाई का, छोटी इकाई का, या तो दोनों का एक साथ। यहां भी क्या कराया, छोटी का अलग कराया, बड़ी का अलग कराया और दोनों को एक साथ अवसादन करा के देखा। इस बार जो अवसादन इकाई लिख रहे हैं पता वो किसका लिखेंगे, rRNA का। यानी कि मैं यहां से इस rRNA को उठाऊंगा, कहां डालूंगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसको घुमाता जाऊंगा तो किसी ना किसी स्पीड पे जाकर के ये क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। उस अवसादन की इकाई को लिखते हैं, तनिक ध्यान रखिएगा। इस वाले का जो अवसादन इकाई है वो है 16S। इसका मतलब कि ये RNA कौन से स्पीड पे जाके बैठा होगा, 16 RPS पर जाके बैठा होगा।
ये है आपका 5s, ठीक है, और ये है आपका 23s। हाँ, एक मिनट बच्चा, ठीक है, यहां तक की बात। 16s, 5s और 23s। अरे बाबा, उसका भूल गया क्या मैं। गलती नहीं बता रहे। 18s, दो गो का तो भूल चुके हैं। 5.8s, 28s, दो गो का भूले। रुको रुको रुको, देखना पड़ेगा। अरे नहीं, ऊपर वाला हमको गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है जी, 18 एगो है 5, चलो ठीक है। तो ये क्या है, इनकी इकाई है। कैसी इकाई है? अवसादन इकाई है। याद रहे, इसको रखिएगा, नहीं याद रखिएगा कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं होगा, ठीक है। अगर याद रखना है तो रख लीजिएगा। देखो कैसे याद रखेंगे, 16 5 21 2 23, खत्म। अब आपको कैसे टेक्निक है कैसे याद करने का वो आप समझिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कैसे याद रखिए, 16 5 21 और 2 23। नहीं समझ में आ रहा है? अरे कोई भी चीज को याद करने का क्या होता है, अपना खुद से ट्रिक बना सकते हैं आप। कैसे याद करेंगे कि पहला वाला क्या है 16s, 16, दूसरा क्या है 5, कितना हुआ 21, ठीक है। तो 21 यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं, 16, फिर दूसरा क्या 5, 21 और 2 23। हमारे सिस्टम में से ऐसे याद किया हमने। उसके बाद क्या है 18, फिर 5, 5.8, उसके बाद 28। जैसे आपको याद कैसे याद करिएगा पता नहीं, याद नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसके पीछे का। हो गया, चलिए हो गया तो ठीक ही है, यहां तक याद रखिएगा। ये आपका क्या खत्म हो गया, राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम में दो चीज, खाली दो को पॉइंट यहां पे लिख देते हैं। मोबन देखो इसका काम क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। काहे बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि यही क्या करेगा, प्रोटीन बनवाएगा, ठीक है। अब कैसे बनवाता है, तो इसके पीछे बस दो पॉइंट कि सर इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य तो मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन बनवाना, ठीक है। अब इसमें से ना दो इकाई है, एक बड़ी इकाई दूसरी छोटी इकाई। तो याद रखिएगा बच्चा कि बड़ी इकाई में कौन है, ये छोटी इकाई में कौन है, आरएनए। ये सारे के सारे कौन है, आरएनए है। तो छोटी इकाई में, छोटे यूनिट में कौन है, आरएनए। और ये आरएनए लोकेशन देता है एमआरएनए को। नहीं समझ में आया? मतलब कि मेरा घर है और मैंने गेस्ट को रहने की अनुमति दे दी। कोई मेरे यहां पर गेस्ट आया, मैंने कहा आप रुक जाइए, बस वही कहानी है। ये छोटा वाला इकाई किसको अनुमति देगा आने के लिए, एमआरएनए को। और एमआरएनए जैसे ही इसके पास आएगा, इसको क्या कर लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। तो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है कि राइबोसोम की छोटी इकाई किसको जगह देती है जुड़ने के लिए, एमआरएनए को। डन, छोटी इकाई की बात खत्म। दूसरी कौन बची, बड़ी इकाई। तो बड़ी इकाई क्या करती है, तो बड़ी इकाई में भी क्या मिल रहा है, आरएनए। तो बड़ी इकाई में उपस्थित आरएनए ये भी जगह देगा, पता है किसको, टीआरएनए को। डन, आपका राइबोसोम खत्म, यानी कि आरएनए खत्म। आरएनए में बस कर इतना ही आपको पढ़ना है।